अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के बारे में, जो कि अपनी रिपोर्ट के साथ सामने आया है। रिपोर्ट क्या कहती है, चीदा चीदा निकात के ऊपर बात करेंगे, तफसील से भी बात बाद में करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे मलिक रियाज हुसैन, जो कि बैरिया टाउन के सरबराह बानी सरबराह हैं। वो अपने ख़ानदान समेत पहली बार एक बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। उनके खिलाफ क्या ताज़ा कंप्लेंट आई है, उसकी तफसीलात हम देंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीका कानून के बारे में, जिसकी आवाज़ बाज़गश्त उठी है कौमी असम्बली पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में। आइए इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ एजाज़, आप बताएं। आपका दौरा कराची ठीक था? मेरा दौरा कराची ठीक था। PFUJ की FEC का इजलास था और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इजलास हुआ। पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ती मसाइल उनके ऊपर बात हुई। आपने 2 दिन के लिए कह के गए और 3 दिन गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, 3 दिन का ही था इवेंट। और बेसिकली KUJ ने बड़े ही आउटस्टैंडिंग वहाँ इंतजाम थे पूरे क्योंकि 75 साल हो गए हैं PFUJ को बने, तो इस हवाले से प्लेटिनम जुबली थी हमारी और उसकी तकरीबात थी। इस पर मैं पूरा एक सेगमेंट कल आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आज एजाज मैं चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ना मलिक रियाज से पहले भी मैं मलिक रियाज की आपको खबर बताना चाहता हूँ। देखें, मलिक रियाज जो है, इससे याद रहे कि हमने सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू की थी और जो 2 खतूत लिखे और हमने कहा उन्होंने माफ़ी मांगी, फैसला नहीं हुआ। और फिर फैसला ये हुआ, हमने बता दिया था कि उनकी कोई माफ़ी कबूल नहीं है जब तक कि वो पूरे के पूरे पैसे नहीं देते। यानी कि उनकी माफ़ी कबूल होती है अगर वो कानून पे अमल करें। ऐसा नहीं है कि वो कानून पे अमल भी करें तो माफ़ी नहीं कबूल, लेकिन वो क्योंकि बीच के रास्तों के आदी हैं और फाइलों को पहिए लगाने के आदी हैं, तो उनकी टर्म्स पे माफ़ियाँ नहीं मिल रही। तो जो ताज़ा तरीन, जो पहली मरतबा सबसे खौफनाक केस ना सिर्फ मलिक रियाज बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ फाइल हुआ है, और ये ऐसा संगीन केस है जिसमें हम मलिक रियाज और उनके तमाम मफरूर अहले खाना को पाकिस्तान वापस भी बुला सकते हैं एजाज। क्यों? कि जो कंप्लेंट है ये रेफरेंस नहीं है, ये कंप्लेंट है और ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर दुनिया में ज़ीरो टॉलरेंस है, और इल गॉटन मनी जो है उसको अगर कोई रेगुलराइज कराता है, उसको वाइट करता है, तो उसके ऊपर दुनिया में सख्त तरीन कवानीन हैं। पाकिस्तान में भी 250 से ज़्यादा ऐसे क्राइम हैं जिससे अगर आप जो है पैसा कमाते हैं तो उससे आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या उसको किसी भी तरीके से वाइट करने की कोशिश करें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, और ऐसे पैसे को सरकार जब्त कर सकती है और उन मुतासरीन को वापस कर सकती है जिनका बेसिकली बुनियादी तौर पे वो पैसा लूटा गया होता है। ये कहाँ पर दरखास्त दी गई? ये दरखास्त रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में एक कंप्लेंट फाइल की है। नॉट रेफरेंस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक होता है रेफरेंस, करप्शन रेफरेंस, लेकिन ये एक कंप्लेंट है और इसका बड़ा आसान सा एक इनफरादी तौर पे ये स्टेट ने फाइल की है, नैब ने फाइल की है, और नैब ने जो इब्तदाई तहकीकात की हैं, जो सिर्फ तख्त पड़ी की और DHA वैली की जो पैसे थे जो मलिक रियाज के पास गए, और उससे उन्होंने जो बहरिया आइकून कराची बनाया, उसमें 2.25 अरब रुपए की डिटेल्स जो हैं वो इस दरखास्त इस कंप्लेन के साथ लगाई गई हैं। और एजाज 5000 से ज़्यादा सफ़ा बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, और ऐसी कमाल किस्म की तहकीकात हैं कि कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं कि किस अकाउंट से पैसा किधर डाला जाता है। देखें, तख्तपड़ी का पैसा जो था और DHA वैली का, वो 72 घंटे में मलिक रियाज हुसैन के बैरिया टाउन के अकाउंट में आ रहा था, और वहाँ से एक गैलेक्सी नाम की कंपनी थी जिसको वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे, और बुनियादी तौर पे ये आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश थी। क्यों? कि मलिक रियाज हुसैन और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर थे, बैरिया टाउन में भी और गैलेक्सी कंपनी के भी। ताहम इसमें एक है दीन शाह नामी शख्स हैं, दिन शाह हैं, जो एक ताकतवर शख्सियत के फ्रंट मैन के तौर पे जाने जाते हैं। वो इस कंपनी के गैलेक्सी के करता धरता में से एक थे। सो दैट वो भी इसमें जो है उनके ऊपर भी उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अहमद अली रियाज, मलिक रियाज की बीवी दीना रियाज, मलिक रियाज की बेटी मुबशरा अली मलिक, मलिक रियाज की के दामाद जैन मलिक, मलिक रियाज के जो दूसरे दामाद हैं
सलमान अहमद ख़ान, वो मलिक रियाज के भाई वकास रिफत, इसके अलावा ये दीन शाह जो हैं, इनका नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ, और गैलेक्सी कंपनी के सारे जो डायरेक्टर्स हैं इन सब को शरीक मुलजिम बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ नैब ने इन सब लोगों को मलिक रियाज को, उनकी बीवी को, बेटी को, दामाद हैं उनके, भाई हैं, ये बाकी लोग हैं, इन सब को बुलाया कि आप आएँ और आके अपनी सफाई दें। तो इनमें से कोई भी नैब में अपीयर नहीं हुआ, मफरूर रहे और नैब से गुरेजा रहे। अब जो सबसे अहम तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये हुई है कि ये जितनी डिटेल्स जो ली है नैब ने, उसमें ये भी पता चला है कि आईकून टावर में जो उसके साथ बागे इब्ने कासिम है कराची में, उसकी 20 एकड़ लैंड डाली गई क्योंकि उस वक्त ताकतवर लोग मलिक रियाज हुसैन के साथ थे। दोनों तरफ की रोड के 10-10 फीट भी डाल लिए गए। ठीक है जी। इसके अलावा ये इसमें जो बेशुमार किस्म की वायलेशंस जो हैं वो ताकत के ज़ोर के ऊपर की गई और ये पैसा यहाँ पे लगाया गया। और अब जो है नैब ने जो एक अहम काम किया है और जो आखिरी बात है वो ये है कि नैब ने इन तमाम लोगों के नाम ना सिर्फ ECL में डाल दिए हैं बल्कि रेड वारंट के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो इंतहाई बाखबर ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि मलिक रियाज हुसैन जो पाकिस्तान से एक बाय डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान से मफरूर हुए थे, उन्होंने यूरोप के एक मुल्क माल्टा की नेशनैलिटी ली थी। ताहम UK में उनके ऊपर जो 189 मिलियन वाले केस में जो उन्होंने सेटलमेंट की और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग स्टैब्लिश हुई, तो उस केस में की वजह से उनकी माल्टा की जो नेशनैलिटी है वो विड्रॉ हो चुकी है। तो अब वो किसी तीसरे मुल्क में नेशनैलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत उन्हें पाकिस्तान वापस जो है वो ना ले जाया जा सके। उनके बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं जैसे शाहिद कुरैशी हैं, बाकी लोग हैं, उन लोगों ने भी मुख्तलिफ शुमाली अमरीका के कुछ ममालिक के अंदर नेशनैलिटियाँ जो हैं वो ले ली हैं और अब खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल है। इससे पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि न्यू मरी में एक केस जो है वो भी फाइल हो रहा है जिसमें वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी को एक्यूज़ होंगे, जिन्होंने सरकारी तौर पे लोगों की प्राइवेट लैंड को जो एक्वायर किया, जो सरकार किसी पब्लिक मफाद आमा के लिए कर सकती है, लेकिन मफाद आमा के तहत एक्वायर करने के बाद, सरकारी रेट पे लैंड को एक्वायर करने के बाद बराह रास्त मलिक रियाज हुसैन के नाम ट्रांसफ़र किया गया। ये रेफरेंस भी आने वाले दिनों में फ़ाइल हो रहा है, शिकंजा टाइट हो रहा है और जो लोग मलिक रियाज हुसैन के लिए सिम्पति रखते हैं उनके खिलाफ भी, उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में क्रैक डाउन होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक आसिफ, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हमने देखा कि मुसलसल जारी है और हमने बताया था ज़ाहिर इसी प्रोग्राम में कि 2 खतूत लिखे गए हैं और याद हो हमने बताया था कि 2 ग्रुप भी बने हुए हैं, एक चाहता है कि डील हो जाए, एक चाहता है कि ना डील हो। लेकिन जिस तरह के केसेस जिस शिद्दत से सामने आ रहे हैं वो लग रहा है कि अभी शिकंजा सख्त है। एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये आपने वकास रिफत का नाम लिया है इसमें, जो इनके बहनोई है, भाई है, सगे भाई मलिक रियाज हुसैन के भाई। तो वकास रिफत अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान से जाने की उन्होंने कोशिश की, मेरे पास इतलात हैं। FIA के किसी एहलकार के साथ इनकी मुबैना तौर पे मिली भगत हुई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ये चले गए, इमिग्रेशन करवा ली, इमिग्रेशन हो गई, लेकिन समबडी लीक्ड द इंफॉर्मेशन टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और वो आए और उन्होंने ये वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, वेटिंग रूम से उठाकर इनको ले गए और FIA के लोगों को भी उठा के ले गए। ज़ाहिर है ये जो इदारे तहकीक कर रहे हैं ये हुआ, यानी कि मामला बड़ा सख्त है और ये वो वाली डील थी जो अंडर दी हैंड थी। अब FIA के एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर है, मेरी इतलात के मुताबिक वो भी ही इज़ आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। हाँ, एक बात तो ये जी एजाज, इसमें एक देखें, एक छोटी सी बात लाइन ले लें, यार कितने जालिम लोग हैं, कितने नाम उनके नो फ्लाई लिस्ट पे थे। देखें उन्हें, और ये भी पता है कि मलिक रियाज हुसैन मुलजिम किसके हैं। जी हाँ, DHA वैली के पैसे देने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैसे देने हैं, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट के मुलजिम को जो बंदे भगा रहे हैं
वो कितने ताकतवर समझते हैं ख़ुद को, और उनको तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वापस सर्विस में लेना चाहिए। इस पर तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आसिफ, दूसरा उसमें एस्पेक्ट है कि मलिक रियाज ने ख़ुद भी अपील की है, आपको पता है, और वो कामरान खान जो है उन्होंने भी कहा कि जी इनकी अपील को गौर से सुने, सिंपैथेटिकली देखें, और बड़ी खान साहब ने भी कहा कि ये जो अपील कर रहे हैं उनको देखें। ट्वीट किया है मलिक रियाज साहब ने, और बेसिकली ये वही जो खतूत 2 लिखे थे 3 जून को और 13 जून को, आपने खबर ब्रेक की, मैंने खबर दी थी, ये उसी की कंटिन्यूटी है। अच्छा, एक तो हो गया मलिक रियाज और एक तरफ हो गई इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा आसिफ, इसमें मैं आपकी गुफ्तगू में मैं एक बात बड़ी गौर देख रहा हूँ, और आप बड़ी कमिटेड हैं कि जिस तरह कानून का बोलबाला हो गया, ये कानून का नहीं, ये तो सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ है और ये कार्रवाई हो रही है। ये नहीं इन्होंने जुराइम नहीं किए, ये नहीं है। यही इस्टेब्लिशमेंट जब इनके साथ थी, मलिक रियाज को मलिक रियाज बनाया किसने? इन्होंने ही बनाया था। ऐसा ही है ना, लेकिन ऐसा ही है। सिर्फ आज पता है क्या हुआ, पाकिस्तान की आप देख लें, मीडिया के ऊपर एक टिकर नहीं चलता था। पाकिस्तान की किसी अदालत को वो कभी भी उस तरह से जवाब नहीं हुए, लोग अदालतों में जलील होते रहे। पूरे मीडिया में आज भी नहीं चलता कुछ भाई। जिस इलाके में वो काम करते थे वहाँ CDA जैसा महकमा 30-30 साल सेक्टर नहीं लॉन्च करता था। वो इतने ताकतवर थे कि पूरी निज़ाम हुकूमत को मुअत्तल करके रख देते थे। वो अभी खबर ही यही है कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो DHA का इन्होंने पैसा देना है, और यूँ क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो पहले QMG भी रहे हैं, और वो इस मुकदमे को उस वक्त से जानते हैं। तो वो पहली दफ़ा मलिक रियाज हुसैन जो बीच वाला मामला कर लेते हैं ना, देखिए ना, यहाँ पे तो ये होता है कि आपने 450 अरब देना है तो किसी को 5 अरब दे दें तो आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन पहली दफ़ा मलिक रियाज साहब के बीच के रास्ते नहीं चल रहे, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको कानून पे अमल करना होगा। ऐसे ही तो ये बात एक नई है पाकिस्तान। ये डिफरेंट बात है। अभी चीज़ें आगे चलेंगी और हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन इसमें एक फ्रीक हमने डिस्कस नहीं किया। मुझे कराची में बैरिया टाउन के बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो देखते हैं प्रोग्राम, उन्हें पता है कि हम ठीक, हमारी बातें बाद में साबित होती हैं कि वो ठीक है, तो वो बड़े परेशान हैं। अब मलिक रियाज हुसैन जो है उन्होंने कह दिया कि जी मेरे पास तो सकत ही नहीं है कि मैं बैरिया टाउन के मामलात को देख सकूं, यानी कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाती हैं हमारे पास वो मैकेनिज़्म नहीं रहा कि हम देख पाएँ, ज़ाहिर है। तो अब लोग बड़े परेशान हैं, पर्टिकुलरली बैरिया कराची के, बैरिया लाहौर के, इस्लामाबाद के, पिंडी के, और जहाँ जहाँ पे भी बैरिया के प्रोजेक्ट हैं। तो जिन लोगों ने घर लिया है, एक अच्छी लिविंग ली है, वो लोग परेशान हैं, अनसर्टेनिटी है। तो देखें इसको कैसे आगे लेके जाते हैं, लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। एजाज़, ये तो मलिक रियाज तो एक बड़ी मछली है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में फ्रॉड नहीं होता, एक कॉलोनी का बोर्ड लगा के अरबों रुपए लेके लोग निकल जाते हैं। तो ये दुबई में क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया से लोग, दुबई में क्या है कि आप एक जॉइंट अकाउंट खुलाएंगे। सबसे पहले तो आप जो मंसूबा बना रहे हैं उसका 40% आपने एक जॉइंट अकाउंट में, अगर 3 अरब का मंसूबा है तो 1 अरब 20 करोड़ आपने एक जॉइंट अकाउंट में जमा कराना है, और वो जॉइंट अकाउंट आपका स्टेट के साथ है। जो पैसे आपने इकट्ठे करने हैं इस मद में लोगों से, वो उस जॉइंट अकाउंट में आएंगे, वो किसी आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं आएंगे और आप वहाँ से खा के भाग जाएं और बाद में हुकूमत कहे कि बंदे किधर गए। और ये रेगुलेशंस किसने बनानी है? ये रेगुलेशंस इन हुकूमतों ने बनानी है, जो इन लोगों से मफाद लेके खामोश हो जाती हैं। बस हुकूमतें देखें, लोगों को जो लोग लूटते हैं वो ऐसे थोड़ी लूटते हैं, हमारी हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। आप अगर देखें दुबई में वो पैसे वहां जमा होते हैं। मैं आपको एक लाइन, हुकूमतों से ज्यादा पावरफुल थे मलिक रियाज। ओहो, लेकिन हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला ना। हुकूमतों से ज्यादा पावर इसलिए थे ना कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, और जितने भी सिविलियन भी इनके साथ थे, खरीदे हुए थे, वो जेब में थे। शादियों में क्या क्या वो देते थे, एजाज सबको पता है, ताबेदार थे सियासतदान उनके। जब में हमारी असम्बलियां ये कानून पास करी थी कि बैरिया प्राइवेट कॉलोनी के लिए भी लैंड एक्वायर हो सकती है। आसिफ, पंजाब हुकूमत का एक कानून ऐसा ही है। मेरे बाप दादा की जमीन मेरे से सरकार एक्वायर कर सकती है मफादे आमा के लिए, ना कि किसी प्राइवेट कॉलोनी के लिए, और ये कानून बना पंजाब असम्बली में। तो शर्म आनी चाहिए उन लेजिस्लेटर्स को जिन्होंने इस पर वोट किया था। तो मेरे ख्याल में लेकिन एजाज, ये बात मैं मुकम्मल कर दूँ, देखें उसमें वो जो अकाउंट में पैसे आते हैं, जितना जितना काम होता है उतने पैसे रिलीज होते हैं, और फुल प्रूफ निज़ाम है, कोई किसी से फ्रॉड नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं पाकिस्तान में, कॉलोनियों के नाम पे, फ्लैटों के नाम पे, प्लाटों के नाम पे। और इसको नैब ने अगर कुछ करना है ना तो नैब इनको रेगुलेट करे,
ये कानून बनाए कि आपके ज्वाइंट अकाउंट होंगे और ज्वाइंट अकाउंट भी किसी तकड़े इदारे के साथ हो, कोई नैब की तरह के इदारे के साथ हो। ये नहीं कि डीसी साहब मिलके वो पैसे भी निकलवाते रहे और वो। लेकिन तो इसमें अच्छी रेगुलेशंस जो है बड़ी ज़रूरी है। लेकिन नैब में खुद बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अब क्या क्या हाँ, लेकिन एजाज सिस्टम जो है ना वो काम नहीं कर रहा। सिस्टम तो काम नहीं कर रहा ना, वो तो ये मसाइल हैं नैब के अपने बड़े स्टेक होल्डर। तो खैर एजाज, आखिरी बात मैं कहूँगा इस वाले से कि चूँकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने अपना मौक़िफ़, जिन आपने सब कंपनीज के नाम लिए हैं, बैरिया टाउन के या मलिक रियाज के, या जिन लोगों के नाम आपने पढ़े, अगर किसी ने कोई मौक़िफ़ देना हो तो हम हाज़िर हैं। हम किसी से कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम एक मालूमात दे रहे हैं और उसके ऊपर अपना तबसरा कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाली स्टोरी यार, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या कहा यार आसिफ, एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मैं पहले भी बहुत इज़्ज़त करता था और मैं एवरी पासिंग डे मेरे दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे एक मिशन बनाया और मिशन ये गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान से इन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर जो तनाज़ा सारा पाया जाता है उसकी सारी मालूमात इकट्ठी की और आया और उसकी एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जो इन्होंने आज, चूँकि रिपोर्ट तो बड़ी तवील है, हम उसको पढ़ के उसकी डिटेल्स पे भी जाएंगे, लेकिन जो चीदा निकात हैं उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक बात उन्होंने कही है कि बलूचिस्तान में आप सियासी तौर पे बातचीत करिए, ये बात उन्होंने कही है, वही बात जो तमाम लोग कहते हैं। दूसरी उन्होंने बात कही कि बलूचिस्तान में आप मारंग बलोच, बलूचिस्तान यकजहती मूवमेंट कमेटी, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, इनके ऊपर सख्तियाँ छोड़ दें। आप ये कहते हैं कि मारंग बलोच हो गई या अख्तर मैंगल हो गए या दूसरे तीसरे, ये एंटी पाकिस्तानी, ये एंटी पाकिस्तानी, इन्हें पाकिस्तान मुखालफ कह के इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये गलत काम ना करें। और फिर ये नुक्ता भी उठाया गया कि जो लोग, एक तो है ना जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ गन उठा रखी है, जो पंजाबियों को मारते हैं, जो और सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो तो काबिल मज़म्मत हैं, इन पर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो लोग विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपना एहतजाज कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके खिलाफ भी आप उनको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करें। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म एक्ट है अभी 2025 में बनाया गया है सूबाई सतह पर कानून, इसको फौरी तौर पे ख़त्म करें। बलूचिस्तान में जो कैद खाने, इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, इनके बारे में बात की गई है कि इंटर्नमेंट सेंटर्स फौरी तौर पे ख़त्म करें। और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है मोहब्बत केस में, जिसमें ये बात वाज़े तौर पे कही गई है कि कोई निजी जेलें नहीं होंगी। और ये कहा गया है कमीशन की तरफ से कि जो भी इंटर्नमेंट सेंटर या प्राइवेट जेलें इन्होंने बनाई हैं, फौरी तौर पे उनको सब जेल करार दिया जाए और वो जेल डिपार्टमेंट के अंदर आएँ, ताकि उनको जो कैदियों के हुकूक मिले और बाकी उनकी जो मामलात हैं, अगर कोर्ट में कोई बेल पेश करनी है तो वो। अच्छा, उसमें असद भट्ट साहब जो कि चेयरपर्सन हैं और को चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर, इन्होंने बड़े तफसील से बात की। एक बात जो है वो की फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने, किसी ने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में 3 बीमारियां क्या हैं, तो उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान की बीमारी नंबर 1 है कि रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर कहते हैं जी बीमारी नंबर 2 जो है वो वहाँ पर इंसानी हकूक़ का भी एक बड़ा ज़ाहिर संगीन मसला है, लापता अफराद का मसला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो होता था कि लोग लापता होते थे, माजी में ये होता था मिसिंग हो जाते। कहते हैं इस दफ़ा तो मसला ये है कि मसखशुदा लाशें मिलती हैं। तो ये मसाइल उन्होंने, जो महरंग बलोच हैं उनकी बहन नादिया बलोच भी वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हम इधर एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुकाबले में और लोगों को लाग बैठाते हैं, वो बैठे उन्हें हक़ है एहतजाज करने का, लेकिन ये हमें झगड़ा चाहते हैं कि हमारा झगड़ा हो जाए। आपको पता है ना कि पंजाबी जो कत्ल हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आके यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पे बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन बैठे हैं, उनके साथ बिठाए गए मैं कहूँगा। तो मकसद ये है कि साथ साथ आपने बिठा के तसादम हो जाए। ज़ाहिर है वहाँ पर पंजाबियों की भी किलिंग हुई है और उसमें कोई शक ही नहीं, पंजाबियों की किलिंग नहीं हुई और वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये इस एहतजाज को उससे जोड़ना ये भी तो बड़ी गलत बात है। तो नादिया बलोच ने बड़ा
आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करें, कोई बंदा ही नहीं हुकूमत की तरफ से आया। खैर ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमने बताए, और लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मिशन विच वेंट टू बलूचिस्तान, और जिसने इस मुश्किल सूरत हाल में भी तमाम फ़रीक़ों से, मुनीज़ जहांगीर बता रही थी कि तमाम फ़रीक़ हमसे मिले हैं, हुकूमत की तरफ से मिले हैं, वज़ीर आला मिले हैं और हुकूमती लोग मिले हैं, पुलिस इंतज़ामिया सारे लोग मिले हैं, और ये BYC के लोगों से भी मिले हैं, बलूचिस्तान के बाकी लीडर्स से भी मिले हैं। तो आज के इस दौर में जो काम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, आसिफ कोई हमारी सियासी जमात नहीं कर रही, और मैं बड़े अदब से कहूँगा हमारी पार्लियामेंट भी नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में यही है। आप बताएं, पार्लियामेंट से जिक्र हुआ तो मैं एक दो बातें इस बलूचिस्तान के इशू पे करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे एजाज़ ये समझता हूँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों से भी ये बात की तो उनका यही राय थी कि जो आपकी दहशत गर्दी हो रही है बलूचिस्तान में और KP में, इन दोनों को आपने बिल्कुल डिफरेंटली डील करना है। ऐसे ही बलूचिस्तान के मसले का हल सियासी निकलेगा जब भी निकलेगा, और कुछ लोगों से आपको लड़ना भी पड़ेगा जो फॉरेन फंडेड हैं, पहाड़ों पे चढ़े हैं, किसी की बात, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन सूबे की जो आम आवाम है उसमें आपको सियासी उनसे डायलॉग करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना पड़ेगा, और जो ग्रास रूट लेवल पे अवामी नुमाइंदे जो आएंगे वो बलूचिस्तान की तरक्की के ज़ामन भी होंगे, और उनके साथ मिल के ही आप बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को स्याह और सफ़ेद देखने के बजाय ग्रे एरियाज़ को डील करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ेगा, सियासी लोगों को बीच में आना पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा, आसिफ जरदारी जैसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा। जिन जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, वहाँ के मकामी जो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, इमरान खान है, ये सब लोगों का, इनका जिनका इन्फ्लुएंस है, इन सब लोगों को इसमें आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आसिफ इन्फ्लुएंस डॉक्टर मारंग बलोच का है। जी जी, तो उन्हीं से तो बात करनी है, उन्हीं से तो आप सब लोगों ने बात करनी है। मुतालबा किया है वैसे आपकी कौमी क़यादत ने, और उनको मैं कहता हूँ उनको कैद करना मसले का हल नहीं है, इससे महरूमी पैदा होती है। उन्हें टेबल पे बिठाया जाए, उनसे बात की जाए। अगर कोई बंदा कानून और आइन के दायरे से बाहर है तो आप उससे नहीं कर रहे बात, लेकिन जो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बात करना चाहते हैं, रियासत क्या चाहती है, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन उनसे बात की जाए। देखिए HRCP ने अच्छा काम ये किया कि एक तो ये कि डॉक्टर मारंग बलोच और तमाम पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई मांगी, और दूसरा एक और बात भी की कि जो FC ने वहाँ पर FC को पुलिस के तौर पर तैनात करने का फ़ैसला है, उसको भी कहा कि ये गलत है, इसको मत फ़ैसले को मत ले। बल्कि एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी वहाँ पर पता लगा कि वहाँ पर जो कोयटा का प्रेस क्लब है, वहाँ पर कोई फंक्शन होना था जिसमें BYC के लोग भी आने थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ पर ऑर्डर कर दिया, सील कर दिया, जी सील कर नहीं ऑर्डर कर दिया कि आइंदा कोई भी फंक्शन यहाँ पर होगा आप हमसे पूछेंगे और इजाजत लेंगे। तो खैर PFUJ ने तो इस वाक़े को उड़ा दिया, और हम कोई उनकी बात नहीं मान रहे। अदालत ने सस्पेंड कर दिया अभी हमने पहले उसे मुस्तरद, और हमने कहा था किसी DC से हम नहीं पूछेंगे, कोई प्रेस क्लब किसी से नहीं पूछेगा, ये आज़ादी है ज़ाहिर राय के। वो आपने नहीं पूछना था ना, वो पूछना तो उन्होंने था, वो पूछ रहे थे। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, PFUJ का नहीं इशू था, लोकल इशू था जो पूछ रहे थे। सुन लेना, हमारे से बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रब्ता किया था ना PFUJ से, उन्हें सारी सूरत हाल बताई गई थी, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था इसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ दे कंटिन्यूड अनटिल, ये जब तक अदालत ने उसे सस्पेंड नहीं किया, जो आपका बलूचिस्तान का प्रेस क्लब है कोयटा का, वो पूछता रहा। ये बताया उन्होंने आज, उन्होंने कहा कि हमने एक फंक्शन के, सुन लीजिए, उन्होंने कहा जी हमने एक फंक्शन के लिए नाम भेजे उन्हें कि ये नाम आएंगे, तो उन्होंने कई नाम काट दिए। फिर वो ये भी कहते डिमांड करते थे कि जी आप ये जो बोलेंगे ना, इस बोलने के बारे में भी आप बताएंगे ये बोलेंगे क्या, और हम बताते थे कि हमने कभी भी बोलने के बारे में उनसे कोई उनकी बात नहीं मानी। जो कहा गया था कि फॉर द टाइम बिंग आप पूछेंगे, उसमें सिर्फ प्रोग्राम की इंटीमेशन दी जाती थी कि ये प्रोग्राम इधर होगा, और हमने उनकी अप्रूवल की भी कभी परवाह नहीं की। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और आपकी बात ही नहीं, मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मैं तो आसिफ उधर कोयटा से हो के आया, मुझे कोयटा में यहाँ पर इंटरव्यू दिया, कोयटा प्रेस क्लब में बैठ के। मैं अभी PFUJ की FEC से आया हूँ, वहाँ पे आए हुए थे बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोग। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में जो कोयटा में प्रेस क्लब में बैठ के किया, आप और मैं दो मुख्तलिफ बातें नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको ना इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की अगर कोई पाबंदी है, पहली तो बात है गलत है, उसकी कोई कानूनी आईनी नहीं, कानूनी नहीं है ऐसी कोई पाबंदी कि आप DC बताएगा कि किसने क्या करना। दूसरा बात, हमारी जो PFUJ का ज़ाब्ता अखलाक है वो भी उसको नहीं मानता। तीसरी बात, हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ क्यों बंद है। क्या आप चाहते हैं कि वो बंदूक उठाएं? और जो मुतालबा किया गया ना कि FC ना लगाई जाए, ये एक तरफा तौर पर नहीं मानना चाहिए। क्यों
कि वहाँ पे पंजाबियों की किलिंग तो हो रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला भी हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पहाड़ों से आने वालों को अलाउ करें कि आप हमले करें और हम एफसी नहीं लगाएंगे। जहाँ पे हमला होगा वहाँ एफसी लगनी चाहिए। क्यों? वो यही बात नहीं yes, लेकिन वो ये कह रहे, वो मुतालबा आसिफ सुन लेना, बात समझ लें बात, वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान भर में एफसी को पुलिस के तौर पे इस्तेमाल करना, वो ये कह रहे हैं जहाँ पर हमले हो रहे हैं या जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है या टारगेट, वहाँ पर तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पर आपने शहरियों को महफूज नहीं करना, वहाँ पर इस मुल्क के शहरियों को महफूज आपने करना है तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा और सिक्योरिटी के अदारे करेंगे जिम्मेदार। खैर आप ये बताएं, पार्लियामेंट में पीका के कानून के वाले से आज ये जो कमेटी है ना, इसमें हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। पीटीआई की तरफ से अली ज़फ़र हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। मुस्लिम लीग नून के परवेज़ रशीद हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, पीपल्स पार्टी के सैयद वकार मेहदी हैं। इस तरह बड़ी संजीदा और लर्नड किस्म के लोग वहाँ बैठते हैं। तो उन्हें एडिशनल डायरेक्टर आए हुए थे FIA के, तो उन्होंने बताया जी कि पूरे पाकिस्तान में कुल जो है ना जी 9 FIR हुई हैं। ये स्क्रीन पे हम आपको ये दिखाते हैं और उन्होंने सारी डिटेल बताई कि जी कौन लोग हैं 9 जिन साफ़ियों पे सिर्फ 9 पर्चे दर्ज हुए हैं पीका के। तो मैंने अली ज़फ़र साहब से इजाज़त चाहिए कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो उन्होंने मैंने चिट लिख के दी कि ये आपसे झूठ बोला जा रहा है इस मामले में। तो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल को, जो एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के, उनको रिकॉर्ड पे ले लिया वज़ारत दाखिला की। उन्होंने कहा कि इस 9 के अलावा कहीं कोई मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हुआ? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसी सूबे ने या पुलिस ने दर्ज किया? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि RIUJ के सेक्रेटरी हैं आसिफ बशीर चौधरी, तो हम इनसे पूछते हैं, हाँ जी आप क्या बताएं। तो मैंने उन्हें फ़ोन से FIR निकाल के दिखा दी, सिर्फ 2 FIR, जिस दिन हमारी FEC थी तो जुमे वाले दिन वो आई थी 2 FIR, एक ही ज़िले विहाड़ी की। और मैंने उन्हें कहा जी कि 20 FIR हैं, दर्जनों FIR हैं जो पुलिस काट रही है सिंध और पंजाब में। और FIR क्या थी? देखें, एक FIR ये थी कि एक सहाफ़ी ने खबर दी है, मकामी सहाफ़ी ने, कि विहाड़ी में फ़लाने इलाके में जो रोड बनी है वो सही नहीं बनी, उसमें खड्डे पड़ गए। तो पीका एक्ट के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको बंद कर दिया गया, बजाय इसके कि तहकीकात होती कि उसकी खबर सही है गलत है, रोड पे खड्डा पड़ा हुआ है कि नहीं और नाकिस काम हुआ या नहीं। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने डिफेम किया है और पीका एक्ट के तहत साफ़ी को पकड़ के बंद कर छोड़ा है नाकाबिले ज़मानत जुर्म में, और उनकी फैमिली जो है वो बेचारी दरबदर हो गई। ठीक है। और मैंने कहा जी ये सिर्फ 2 FIR हैं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं 50 से ज़्यादा FIR आपको आइंदा इजलास में दूंगा जो पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो रही हैं, बिलखुसूस पंजाब और सिंध में ये ज़्यादा दर्ज कर रही है, पुलिस दर्ज कर रही है, म्यूनसिपल कमेटी दर्ज करा रही है कि हमने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो एक बंदा गैर कानूनी तौर पर हमारी वीडियो बना रहा था, तो पेका लगा के बंद कर दिया उस बंदे को। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में सहाफ़त काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हो चुकी है। तो आपने इरफान सिद्दीकी साहब ने और जो मिनिस्टर हैं हमारे से वादा किया था कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ये नहीं होगा, मुकदमा नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखेंगे खुद बता रहे हैं 9 के खिलाफ, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि दर्जनों के खिलाफ ये FIR हो चुकी हैं, उसमें से मुतअद्दिद बंद हैं और पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कोई हाल नहीं है। और ये बात आप जहन में रखें कि ये सीटें चेंज होती रहेंगी, जो आज हुकूमत है कल उनका जवाब क्या है? उन्होंने कहा कि जी एक तो फिर सर्जनिश हुई, उन्होंने जो एडिशनल FIA के डायरेक्टर जी उनको नहीं, वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी थे, ओके, एडिशनल डायरेक्टर नहीं एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनकी सर्जनिश हुई और उन्हें कहा गया कि आप इस फोरम पे आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए थी। ये देखें FIR, मैंने सबको वो भेज भी दी व्हाट्सएप पे, मैंने कहा ये देखें FIR, इनसे पूछे पीका की है कि नहीं। चले खैर, तो उन्होंने फिर उन्हें कहा कि आइंदा आप सारे सूबों से रिकॉर्ड लेके आए कितनी FIR दर्ज हुई हैं, किस किस सूबे में हुई हैं, और हमें भी उन्होंने कहा कि आप भी सारी डिटेल्स लेके आएँ। और इरफान सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा जी कि अगर ये पुलिस काट रही है तो गलत कर रही है और ये नहीं काट सकते। और यही बात मैं अप्रिशिएट करूँगा जो एडिशनल सेक्रेटरी आए हुए थे वजारत दाखिला के, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस FIR काट रही है तो ये गैर कानूनी है, ये सिर्फ इस फेडरल एजेंसी का इस्तेहकाक है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर हमें कोई अच्छी खबर सुनने में। मेरे ख्याल में यही है, आज तो यही था। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।